एंटायर दिस बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, क्या दिया उसने? पूरा फ्रेमवर्क दिया। फ्रेमवर्क किस चीज का दिया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दिया। सब रूल्स, पॉलिसीज, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन सब मेंशन किए। Let's take a simple example. We always say all the companies will prepare their financial statements on a going concern basis. नाम सुना है going concern? आपके 11th में एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, आज ही मैंने FIGC वाले बच्चों को पढ़ाया है। उनका पहला कॉन्सेप्ट है रूल गेम। रूल नंबर 1 ऑफ द गेम इज दैट whatever accounts we will make with the consistency. हर बार सेम मेथड यूज होगा और अकाउंट ऐसे बनाए जाएंगे कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है, रुक नहीं रही, बंद नहीं हो रही। हम कभी भी अकाउंट्स ऐसे नहीं बनाते, अरे क्यों जरूरत है बनाने की, शायद हम अगले साल बंद कर दें, नहीं बनेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बहुत क्लियरली लिखा है that we have some policies, we have some conventions, on that basis of assumption we will only make accounts. जैसे होता है ना, आप गेम कोई खेलते हो तो वो बोलता है ना बीच में छोड़ के मत जाना। If you have set up some rules of that game, it remains same. You can't change. हर बार रूल नया नहीं बनेगा। सेम अकाउंटिंग बोर्ड ने भी बोला है कि अगर जो भी आप पॉलिसी चूज कर रहे हो वो पॉलिसी आपको सेम ही फॉलो करनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बता सकते हो ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? Why they don't want to change the policy or why they don't want to change the method every year? क्यों बोल रहा है कि कंसिस्टेंटली काम करो, एक ही जैसा काम करो हर साल? To remove the confusion, to make a better comparison. करेक्ट। सपोज आज मैंने आपको बोला चलो मैं तुम्हें टेस्ट करूंगी कि तुम MCQ देती हूँ और MCQ के बेसिस पे आई विल चेक कि आपने कॉन्सेप्ट कितना समझा। हर बार हम उसी पे ही चेक कर रहे हैं तो मुझे पता चलेगा ना आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है या नहीं हो रही। मैं अगर मेथड ही चेंज कर दूँ, नहीं नहीं नो MCQ, गिव मी अ फिजिकल रिटन पेपर, सब्जेक्टिव पेपर लिखो, तो क्या मैं आपकी उस परफॉर्मेंस को पिछले MCQ के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। आपकी खुद की परफॉर्मेंस ही कंपेयर नहीं हो सकती। इसीलिए ASB बोर्ड ने, ISB बोर्ड ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड्स बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि आप जो काम करो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली करो। So you need to apply, understand, interpret all the standards smoothly without any change. तो financial reporting का concept ही यही है, to give all the information to the users, to the organizations to take the decisions. हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, financial reporting इसीलिए चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? विल कम ऑन दिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एकदम बीच में आ रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए। वो फ्रेमवर्क क्या है? सारे के सारे अकाउंट्स के जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो टाइमली रिकॉर्ड करो, तभी मजा है ना। पता चले 2 साल के पहले की ट्रांजैक्शन आज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या रेलेवेंस है? नहीं। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब रेलेवेंट होनी चाहिए, टाइमली रिकॉर्ड होनी चाहिए, तब तो मजा है। जितने भी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज सेम फॉलो होने चाहिए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बेटर हो। हर बार कुछ नया करोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, द लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल। लैंग्वेज अकाउंट्स की एक ही है, वो है रूल्स। वो रूल्स अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अभी आप सोचो इंडिया के अंदर अकाउंट्स बन रहे हैं और वो चाइनीज लैंग्वेज में बना रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडेबल होंगे? नहीं। हाँ ये बात अलग है कि ऐसे कोई US कंपनी यहाँ काम कर रही है तो US की तो लैंग्वेज इंडिया इंग्लिश ही है, UK में भी इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनकी मेन लैंग्वेज डिफरेंट है। तो क्या इंडिया के अंदर वो कंपनीज उस लैंग्वेज में मेंटेन करती है अकाउंट्स? नहीं, वो इंग्लिश में मेंटेन करती है।
हाँ, जब उनको अकाउंट्स चाहिए होते हैं ना, जब चाइना में अकाउंट्स जाते हैं तो हम अपने इंग्लिश में भेजते हैं, वो अपने आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडेबल ना। यहाँ के लोग थोड़ा ना चाइनीज समझेंगे, they need to understand that language which is there, so that's why it is called as understandability. तो हमारे जो characteristics हैं, they work on that information that it has to be useful to the people. This is where they have written, first of all, the information should be relevant to take the decisions. The quality, why quality? आपने आज से 10 साल पहले एसेट खरीदा था, रिकॉर्ड ही नहीं किया, बेचारा ऐसे ही जंक खाया हुआ कहीं पर फैक्ट्री में बंद है, क्या आज वो रेलेवेंट है आपके लिए? नहीं है, नहीं है। So any value which is relevant to you, whether it's past, it's present or it's future, it has to be recorded. एसेट था 10 साल पहले खरीदा, रिकॉर्ड किया, बराबर रिकॉर्ड किया। आज भी आप उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, लगा रहे हो, चार्ज कर रहे हो, अननेसेसरी, यूज करते नहीं हो, किसी फैक्ट्री के किसी बैक यार्ड में ऐसे धक्के खा रहा है बेचारा, लेकिन आप अपने बुक्स में उस एसेट को बड़ी शान से दिखा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो? नहीं, नहीं, इट इज नॉट रेलिवेंट, स्क्रैप इट ऑफ, राइट इट ऑफ सच एसेट्स। आप वो एसेट्स नहीं दिखा सकते अगर वो यूजफुल नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, इट्स लाइक अ स्टोरी, कि आपको अकाउंटिंग आज ऐसा नहीं है कि आपको बस आज ही बैठ के गैलसी पे चल फिगर्स निकालते हैं, नहीं हो पाएगा जब तक आपको ये बेसिक रूल्स नहीं समझ में आ रहे हैं। और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो क्वालिटी, रेलेवेंस होना चाहिए, ऑल द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। Then a threshold quality. What do you mean by threshold quality? Threshold quality मतलब relevant material items should be recorded. All irrelevant items should be omitted. हटा दो, कोई जरूरत नहीं है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अगर वो डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर पा रही है तो वो ट्रांजैक्शन आपके लिए बेकार है, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार है। नो नीड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपके माइंड में ही आया, मैम ये रेलेवेंट वर्ड तो बड़ा सब्जेक्टिव है, कईयों के लिए कोई इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो सकती है, कहीं इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रेलेवेंट। एग्जैक्टली करेक्ट है। 10 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके अंदर 5,000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, क्या रेलेवेंट है? नहीं। आपके घर में आपकी मम्मी की गोल्ड की चेन खो गई, क्या रेलेवेंट है ना? दिमाग खराब कर देंगे, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, है रेलेवेंट। डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फैक्ट्री टू फैक्ट्री, कंपनी टू कंपनी, रेलेवेंस को चेक करना पड़ता है। दैट इज वेयर यू आर हियर। दिस इज रेलेवेंस थिंग्स विच यू नीड टू असेस। AI कैन नॉट असेस दोज थिंग्स। हमारा एनालिटिकल वर्जन हैज टू बी अबव देन AI। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, AI हमसे बात करके हमें माइंड को पढ़ रहा है, आजकल चल भी रहा है, वो भी हो रहा है मार्केट में। बट इफ यू थिंक अबाउट एनालिटिकल वर्जन, आज की डेट में तो जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने भी जितने भी AI टूल्स हैं नीचे लिख दिया है, दिस इज अ एनालिसिस टूल, प्लीज अप्लाई योर ओन एनालिसिस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। मालूम है आपको? दे हैव स्टार्टेड राइटिंग इट। और अकाउंट्स में तो बहुत ही भयानक है, मैक्सिमम आंसर्स गलत देता है AI। We can't use AI for accounts. सारे आंसर्स गलत, बहुत आंसर्स गलत आते हैं, अलग ही पढ़ लेता है वो, कुछ और ही ऑफ का फ्रॉम पढ़ के मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देता है। So it's all, we can't trust on accounts for like we can't trust AI for accounts. Faithful representation, a very important fact. इसको समझाने के लिए मैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आप में से किसी ने ऐसी कोई मूवी देखी है विच इज इन द कोर्ट में होते हैं ना, जब सब एविडेंसेस फैक्ट्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं ना, फैक्ट्स जब सब एक दोनों लॉयर्स लड़ रहे होते हैं, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, कोर्ट रूम। कभी मूवी में देखा कोर्ट रूम में 2 वकील लड़ते हुए, है ना? फिर उसके जज एक हिंदी में अच्छी सी लाइन बोलता है इंडिया के अंदर, सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए
बोलते हैं ना, मैं ये decide whatever the judgment they when they pass the verdict, when they pass the judgment, तो वो हमेशा ये लिखते हैं all facts and circumstances and all the evidences available in the courtroom, presented in the courtroom. What does that mean? आपको पता है, एक चीज होती है फैक्ट, फैक्ट्स वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन इसको समझाने के लिए कोर्ट रूम को भी, मैं आपको देखा होगा मर्डर को वो सेल्फ डिफेंस का नाम देके बचा लेते हैं। कैसे होता है वो? मर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। किसी को आपने मारा, किसी ने किसी को मारा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो ये प्रूव कर दें कि मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे मारने वाला था, सेल्फ डिफेंस के चलते मैंने उसको मारा, तो उसको सजा नहीं होती। पता है आपको? फैक्ट्स, वो कहते हैं लीगली तो है, किसी को मारना इज इलीगल, किसी को मारना इज अगेंस्ट लॉ, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फैक्ट्स आर ऑलवेज अबव देन लॉ। The situation, the evidences, the facts and the circumstances are always above law. अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, जैसे जिनके पास भी ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी में, जो भी उसके मालिक होते हैं, पेपर में ओनरशिप होती है, उन्हीं की वो प्रॉपर्टी मानी जाती है, करेक्ट? लेकिन अगर लेट से मेरे नाम, मेरे दादी जी की या दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है, उनके नाम वो लिखी हुई है, पेपर उन्हीं के नाम के, बट उसको मैं यूज कर रही हूँ और मैं घर ही नहीं खाली कर रही, मैंने बोला ये तो मेरा घर है, तो और भी भाई बहन है, सब लड़ रहे हैं, ये तो हमारा घर है, दादी जी का घर है, दादी जी के नाम है। मैंने बोला ना, ये तो घर मेरा है और मैं आराम से कब्जा करके बैठी हुई हूँ। मैंने कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई वो तो घर किसी और का है, तुम छोड़ो। मैंने बोला नहीं, घर तो मेरा है। आपको पता है वो घर मेरा हो सकता है चाहे पेपर किसी और के नाम के हो, क्योंकि रियल ओनरशिप चेक की जाती है फैक्ट्स के बेसिस पे। रियल ओनरशिप कैसी थी कि पिछले 45 साल से मैं उस घर में रह रही हूँ, मैं मेंटेन कर रही हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, तो लीगली द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माय ग्रैंडमदर, बट फैक्ट्स के बेसिस पे वो ओनरशिप किसकी मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब फैक्ट्स ओवर द लीगलिटी, द लॉ से ऊपर आपके फैक्ट्स होते हैं। ये बात ना बच्चों को समझ नहीं आती है। एफआईजीसी में था, ये पता है तुम में से किसको पढ़ाया हो? इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है बुक्स के अंदर और हम उसको ऐसे हल्के में पढ़ लेते हैं। So substance over form is faithful representation. You need to represent actual substance, actual facts in their reality, which would be over and above legal form. देखो लाइन क्या लिखी है? If information is to represent faithfully all the transaction and other events that it purports to represent, मतलब it's supposed to represent, they must be accounted for, accounted मतलब होता है रिकॉर्ड करना, and presented in accordance with the substance, facts and reality and not merely their legal form. सिर्फ legal check नहीं करना, facts पे भी जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? substance over form. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको सपोर्ट करता है, बोलता है हाँ चलेगा मुझे। आप सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पहले देखो, लॉ तो है ही, बट लॉ से ऊपर किसको लिया जाएगा? फैक्ट्स को लिया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB बोलता है दिस इज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, वी हैव टू शो अ ट्रू पिक्चर, ना कि गलत पिक्चर। लॉजिक समझ में आ रहा है? कंप्लीटनेस, all complete understandable information with proper explanation and description should be given. Everything should be aligned properly. Neutrality मतलब no biasness, no partiality, no biasness, free from bias. Bias मतलब होता है partiality करना या पर्सनल किसी इंटेंशन से, इंटरेस्ट से उस चीज को इग्नोर कर देना, नॉट अलाउड। आपके बिजनेस में एक स्पाउस डायरेक्टर है और स्पाउस डायरेक्टर जो है उसकी स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप कंपनी का सेट हो रहा है, कोई
ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें उसके साथ ट्रेड किया जा रहा है, रिकॉर्ड होगी। ये नहीं बोला जाएगा अरे मेरी तो वाइफ है मत करो, नहीं, नो बायसनेस। ऑल द ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड एज इट इज विदाउट एनी बायस, नहीं होगा, फ्री फ्रॉम एरर, देयर शुड नॉट बी एरर, it should, all the material facts should be recorded। material मतलब जो relevant, materiality, जितने भी quantum of transactions हैं सब रिकॉर्ड करनी चाहिए। financial reporting का ये बेसिक रूल है to make the financial accounts effective। तो जितने भी मैंने ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, आपको कोई भी मैं एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगी, ये वर्ड्स वो वहाँ यूज करते हैं। they make it in a such a form that it is easy to compare। मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम पॉलिसी और सेम रूल यूज करो एंड डिस्क्लोज इट इफेक्टिवली। जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं आई कैन शो यू इन द रिपोर्ट। इसमें ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट मींस फिर फाइनल अकाउंट्स, 146 पेजेस की है, घबराओ नहीं पढ़ रही मैं। I'll just show you the exact point, the words which we have seen here। क्या लिखा है, The directors have prepared all the accounts, annual accounts मतलब financial statements on a going concern basis। हमेशा ये माना जाता है कि ये चलते रहेंगे, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। हम ये मान के कभी नहीं चलते अरे अगले साल तो बिजनेस नहीं है अकाउंट्स मत बनाओ, नहीं। They will always make the business, they will always make all the accounts on a going concern basis। Consistency। क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स हैव सिलेक्टेड, द डायरेक्टर्स हैव सिलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पॉलिसी यूज करोगे वो कंसिस्टेंटली यूज करोगे। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज यूज्ड दीज वर्ड्स बिकॉज इट इज अ लॉ, इट इज अ पॉलिसी। फिनेंशियल रिपोर्टिंग बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ करना पड़ेगा, हर कंपनी करेगी, चाहे ये तो इंडिया के रूल्स हैं, इंडिया में भी सेम रूल्स हैं इसलिए मैं दिखा रही हूँ, यूके में भी सेम रूल्स हैं। दे हैव टू डिस्क्लोजर, दे आर डिस्क्लोजिंग इट इन देयर एनुअल रिपोर्ट। तो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सब यहाँ लिखे जाते हैं, कितना माल आया कितना गया, किससे फॉरेन एक्सचेंज लेना है, कितनी करेंसी है, कितना लोन लिया हुआ है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, एवरी डैम थिंग यू विल फाइंड इट इन दिस एनुअल रिपोर्ट। तो मुझे आपको क्या सिखाना है, स्किल लेवल तक आपको ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ने आनी चाहिए। तो आपको लगेगा मैम बार बार एक ही रिपोर्ट खोलती हैं, हाँ क्योंकि मुझे आपको आपके एनुअल रिपोर्ट के साथ फ्रेंडशिप करवानी है। आप एसीसी बनने के बाद कोई आपसे एनुअल रिपोर्ट दिखा दे तो आप घबराओ नहीं, आपको पढ़नी आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से निकालनी होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरी 146 पेन लेके बैठे और सारी पढ़ रहे हो, नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ने का। अगर आपको शेयर्स में पैसा लगाना है, आपको इसकी सिचुएशन चेक करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, ग्रोथ चेक करनी है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं इसको पढ़ने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अरे इन्होंने अपने अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए भी हुए हैं या नहीं, हम तो अभी वही चेक कर रहे हैं।
किए हुए हैं, चेक किया। दे हैव मेड एवरीथिंग एज पर द रूल्स and they are verified by counting, by using a proper technique, by putting up a correct formula and calculating all the figures. Timeliness means usefulness. Every information should be timely given to them, given to the shareholders, quarterly, half yearly, full yearly, complete year के लिए सारी information आपको साथ साथ देनी पड़ेगी. And that is how all the information should be understandable, it should be properly presented. आपको पता है फॉर्मेट भी स्ट्रक्चर्ड है, हर कंपनी अपने अपने स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से फॉर्मेट नहीं बनाती, वो भी बोर्ड ने दिया हुआ है, ताकि जब हम दो कंपनीज को कंपेयर करें तो हम